कहते हैं। अच्छा। सोचिए, आप एक डिटेक्टिव हैं और आपके सामने लगभग मान लीजिए 18 लाख संदिग्ध हैं। 18 लाख? हाँ, ये कोई अपराधी नहीं, बल्कि इस धरती पर मौजूद हर ज्ञात जीव है, बर्फीले पहाड़ों से लेकर समंदर की गहराइयों तक। आपका मिशन है सबके लिए एक फाइल बनाना, उनका एक पक्का नाम रखना और ये पता लगाना कि कौन किसका रिश्तेदार है। ये एक बहुत ही दिलचस्प नजरिया है, क्योंकि वैज्ञानिकों के सामने असल में यही चुनौती थी और आज भी है ना? हमारे पास जो स्रोत हैं वो यही बताते हैं कि अब तक करीब 1.7 से 1.8 मिलियन, मतलब 17 से 18 लाख प्रजातियों को पहचाना जा चुका है। ये संख्या इतनी बड़ी है कि बिना किसी सिस्टम के तो इसमें कोई भी खो जाएगा। बिल्कुल, जानकारी का एक महासागर है ये। तो आज हम इसी इंजीनियस सिस्टम की गहराई में उतरने वाले हैं। हमारा मकसद ये समझना है कि वैज्ञानिकों ने जीवन की इस विशाल लाइब्रेरी को व्यवस्थित करने के लिए क्या तरीका अपनाया। और ये सिर्फ एक लिस्ट बनाने जैसा नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके पीछे एक गहरा तर्क है जिसे हम आज परत दर परत खोलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी शुरू होती है एक बहुत ही बुनियादी समस्या से, भ्रम। भ्रम? किस तरह का भ्रम? मतलब हम अपने आसपास तो चीजों को जानते ही हैं, आम को आम कहते हैं, कुत्ते को कुत्ता, इसमें क्या भ्रम है? भ्रम तब होता है जब आप अपनी गली से बाहर निकलते हैं। आप जिसे गोरैया कहती हैं, हो सकता है देश के किसी दूसरे हिस्से में उसे किसी और नाम से जाना जाता हो। हाँ, ये तो है। इंग्लैंड में उसे हाउस पैरो कहते हैं, स्पेन में कुछ और। अब सोचिए, अगर भारत का एक वैज्ञानिक जर्मनी के वैज्ञानिक से गोरैया पर हुई किसी रिसर्च पर बात करना चाहे, तो वो कैसे पक्का करेंगे कि वो एक ही पक्षी की बात कर रहे हैं? एग्जैक्टली। ये तो बहुत बड़ी समस्या है। विज्ञान तो सटीक होने पर ही चलता है। अलग अलग नाम होंगे तो सारी रिसर्च ही गड़बड़ आ जाएगी। बिल्कुल। इसी मुश्किल को हल करने के लिए एक मानकीकृत प्रणाली की जरूरत महसूस हुई। एक ऐसा सिस्टम जिसमें हर जीव का पूरे दुनिया में सिर्फ एक और केवल एक ही वैज्ञानिक नाम हो। यहीं से नामकरण और वर्गीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई। जी हाँ, नॉमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो ये वर्गीकरण मतलब क्लासिफिकेशन आखिर है क्या? क्या इसका मतलब सिर्फ जीवों को ग्रुप में बांटना है? एक तरह से हाँ, लेकिन ये ग्रुपिंग बहुत सोच समझकर की जाती है। वर्गीकरण का मतलब है जीवों को उनकी समानताओं और विभिन्नताओं के आधार पर सुविधाजनक समूहों में रखना। सुविधाजनक समूह जैसे? जैसे जब हम कहते हैं स्तनधारी या मैमल्स, तो हमारे दिमाग में कुछ खास बातें आती हैं, है ना? हाँ, कि उनके शरीर पर बाल होंगे, वे अपने बच्चों को दूध पिलाते होंगे। बिल्कुल। तो ये स्तनधारी शब्द एक सुविधाजनक श्रेणी है। वैज्ञानिक भाषा में ऐसी हर श्रेणी को, चाहे वो कितनी भी छोटी या बड़ी हो, टैक्सॉन कहते हैं, और इसी के अध्ययन को टैक्सोनॉमी कहा जाता है। तो ये टैक्सोनॉमी एक तरह की जांच पड़ताल की प्रक्रिया हुई। मतलब किसी नए जीव से मिलने पर वैज्ञानिक एक जासूस की तरह सबूत इकट्ठा करना शुरू करते होंगे। सही पकड़ा आपने। तो पहला कदम क्या होता है? पहला कदम होता है लक्षण वर्णन, कैरेक्टराइजेशन, यानी उस जीव को हर एंगल से समझना। उसका आकार, रंग, उसकी कोशिकाएं कैसी बनी हैं, वो कहाँ रहता है, क्या खाता है, मतलब सारे सुराग जुटाना। ठीक है, सुराग जुटा लिए। फिर इसके बाद दूसरा कदम है पहचान, आइडेंटिफिकेशन। जुटाए गए सुरागों के आधार पर यह पता लगाना कि क्या ये जीव पहले से ज्ञात किसी समूह जैसा है या बिल्कुल ही नया है। और एक बार पहचान हो जाए फिर उसे ग्रुप में रखना। हाँ, फिर आता है तीसरा कदम, वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन, जहां उसे उसकी समानताओं के आधार पर सही ग्रुप में रखा जाता है। और अंत में चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट कदम है नामकरण, नॉमेनक्लेचर। जी, उसे एक ऐसा नाम देना जो पूरी दुनिया में मान्य हो। यहीं पर मामला वाकई दिलचस्प हो जाता है। ये नाम रखने का तरीका क्या है? ऐसा तो नहीं कि कोई भी वैज्ञानिक अपनी मर्जी से कुछ भी नाम रख दे। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। हमारे स्रोतों में कैरोलस लीनियस नाम के एक वैज्ञानिक का जिक्र बार बार आता है। हाँ, क्योंकि उन्होंने ही इस समस्या का एक बहुत ही शानदार हल निकाला, जिसे आज पूरी दुनिया इस्तेमाल करती है। इसे कहते हैं द्विपद नाम पद्धति या बायोनोमियल नॉमेनक्लेचर। द्विपद मतलब दो हिस्से? बिल्कुल। हर वैज्ञानिक नाम के दो शब्द होते हैं। जैसे फलों का राजा आम, इसका उदाहरण ले सकते हैं। सबसे अच्छा उदाहरण है। आम का वैज्ञानिक नाम है मैंगीफेरा इंडिका। मैंगीफेरा इंडिका। यहाँ पहला शब्द मैंगीफेरा उसके वंश यानी जीनस को बताता है। ये एक बड़ा समूह है जिसमें आम जैसी और भी मिलती जुलती प्रजातियां शामिल हो सकती हैं। और इंडिका? दूसरा शब्द इंडिका उसकी जाति या स्पेसिफिक एपिथेट को बताता है। ये दोनों शब्द मिलकर उस एक खास प्रजाति की यूनिक आईडी बनाते हैं।
एक मिनट, मुझे इन नामों में कुछ खास बातें दिख रही हैं। ये नाम तिरछे यानी इटैलिक्स में लिखे हैं और मैंगीफेरा का एम कैपिटल है जबकि इंडिका का आई स्मॉल है। क्या ये सब नियम का हिस्सा है? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। इसके बहुत पक्के नियम हैं। पहला, ये नाम हमेशा लैटिन भाषा से लिए जाते हैं और इन्हें प्रिंट करते समय इटैलिक्स में लिखा जाता है। और हाथ से लिखने पर? अगर हाथ से लिख रहे हैं तो दोनों शब्दों को अलग अलग अंडरलाइन करना पड़ता है। और दूसरा नियम वही है जो आपने देखा, वंश का नाम कैपिटल लेटर से और जाति का नाम स्मॉल लेटर से शुरू होगा। लेकिन लैटिन ही क्यों? ये तो एक आम बोलचाल की भाषा भी नहीं और है। लैटिन को चुनने की एक खास वजह थी। जिस दौर में ये सिस्टम बन रहा था, यूरोप में लैटिन ही विज्ञान और शिक्षा की भाषा थी। पर सबसे बड़ी वजह यह है कि लैटिन एक मृत भाषा है। डेड लैंग्वेज? यस। इसका मतलब है कि इसके शब्द और व्याकरण अब बदलते नहीं हैं। तो आज से 200 साल बाद भी मैंगीफेरा इंडिका का मतलब वही रहेगा जो आज है। वाह, ये तो बहुत दूर की सोच है। भाषा के बदलने से नाम में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा? अच्छा, इंडिका शब्द का मतलब तो भारत से या इंडियन हुआ। तो क्या वैज्ञानिक नाम हमेशा उस जगह पर आधारित होते हैं जहां कोई चीज पाई जाती है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। नाम अक्सर किसी खास गुण, जगह या कभी-कभी तो किसी व्यक्ति का नाम पर भी रखे जाते हैं। इंडिका बताता है कि आम की इस प्रजाति की उत्पत्ति भारतीय उपमहाद्वीप में हुई। और व्यक्ति के नाम पर? हाँ, कभी-कभी वैज्ञानिकों में भी मजाकिया अंदाज होता है। एक मकड़ी की प्रजाति का नाम एप्टोस्टिकस स्टीफन कोलबर्टी एक अमेरिकी कॉमेडियन स्टीफन कोलबर्ट के नाम पर रखा गया था। सच में? हाँ, और एक मक्खी है जिसका नाम स्कैप्टिया बियोंजे है। नहीं, क्यों? क्योंकि उसके पिछले हिस्से पर सुनहरे बाल थे जो खोजकर्ता को पॉपस्टार बियोंजे की याद दिलाते थे। ये तो कमाल है। तो ये सिस्टम उतना भी ड्राई नहीं है जितना लगता है। बिल्कुल नहीं। अच्छा, एक और चीज, मैंने कहीं कहीं नाम के आगे एक और शब्द देखा है, जैसे मैंगीफेरा, इंडिका, लिन। ये लिन क्या है? ये उस नाम को एक ऐतिहासिक संदर्भ देता है। लिन का मतलब है लिनियस। ये उस वैज्ञानिक का संक्षिप्त नाम है जिसने सबसे पहले उस प्रजाति का वर्णन और नामकरण किया था। अच्छा, तो ये एक तरह से क्रेडिट देने जैसा है। हाँ, और ये भी बताता है कि इस नाम का मूल स्रोत क्या है। ठीक है, तो हमने अपने नए जीव की जांच पड़ताल की, उसे पहचाना और उसे एक यूनिक 2 पार्ट लैटिन नाम भी दे दिया। लेकिन ये तो सिर्फ एक नाम हुआ। ये जीवन की बड़ी तस्वीर में कहाँ फिट होता है? अब हम इस सिस्टम के दिल में उतर रहे हैं। इसके लिए वैज्ञानिकों ने एक टैक्सोनॉमिक हायरार्की बनाई है। टैक्सोनॉमिक हायरार्की? आप इसे एक तरह की सीढ़ी या एक बहुमंजिला इमारत समझ सकती हैं, जिसमें हर जीव का अपना एक तय पता होता है। इस पते में कई लेवल्स होते हैं। कितने लेवल्स होते हैं इसमें? इसमें मुख्य तौर पर 7 लेवल या श्रेणियां हैं। ये सबसे बुनियादी और सबसे छोटी इकाई से शुरू होती है, जिसे हम जाति या स्पीशीज कहते हैं। स्पीशीज? जाति में ऐसे जीव आते हैं जो एक दूसरे से बहुत मिलते जुलते हैं और प्राकृतिक रूप से आपस में प्रजनन करके अपने जैसे बच्चे पैदा कर सकते हैं। ये तो उन जीवों के लिए ठीक है जो आपस में प्रजनन करते हैं, लेकिन बैक्टीरिया जैसे लाखों जीवों का क्या, जो ऐसे प्रजनन नहीं करते? क्या उनके लिए जाति की परिभाषा अलग होती है? बहुत ही बढ़िया सवाल। और ये जीव विज्ञान की सबसे बड़ी बहसों में से एक है, जिसे द स्पीशीज प्रॉब्लम कहते हैं। अच्छा। बैक्टीरिया जैसे जीवों के लिए वैज्ञानिक अक्सर जेनेटिक समानताओं को आधार बनाते हैं। अगर 2 बैक्टीरिया का डीएनए 97% से ज्यादा मिलता जुलता है तो उन्हें एक ही जाति का मान लिया जाता है। तो हाँ, परिभाषा थोड़ी बदल जाती है। वाव, तो ये सिस्टम पत्थर की लकीर नहीं है। खैर, जाति के बाद सीढ़ी का अगला पायदान क्या है? जाति के ऊपर आता है वंश यानी जीनस। इसमें कई मिलती जुलती प्रजातियों को एक साथ रखा जाता है। जैसे पैंथेरा एक वंश है। इसमें शेर पैंथेरा लियो, बाघ पैंथेरा टाइग्रिस और तेंदुआ पैंथेरा पार्डिस जैसी प्रजातियां आती हैं। अच्छा। ये सब आपस में प्रजनन तो नहीं कर सकते, लेकिन इनमें बहुत सारी समानताएं हैं। ये सभी बड़ी बिल्लियां हैं, दहाड़ सकती हैं। तो एक तरह से ये सब चचेरे भाई बहन हुए। हाँ। और वंश के ऊपर? वंशों के समूह को मिलाकर बनता है कुल या फैमिली। जैसे फेलिडे एक कुल है। इसमें पैंथेरा वंश यानी शेर बाघ भी आता है और फेलिस वंश भी, जिसमें हमारे घरेलू बिल्लियां आती हैं। अच्छा, तो शेर और घरेलू बिल्ली एक ही फैमिली का हिस्सा है? जी हाँ, क्योंकि उनमें भी कुछ बुनियादी समानताएं हैं। समझ गई। तो ये पता कुछ ऐसा बन रहा है, जाति, फिर वंश, फिर कुल। इसके बाद क्या आता है? कुल के ऊपर है गण या ऑर्डर, जो मिलते जुलते कुलों का समूह है। गण के ऊपर वर्ग यानी क्लास, फिर संघ यानी फाइलम
और इस इमारत के सबसे ऊपरी माले पर है जगत या किंगडम। जैसे जंतु जगत और पादप जगत। बिल्कुल, एनिमेलिया और प्लांटे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे हम इस सीढ़ी पर नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं, मतलब जाति से जगत की ओर, जीवों के बीच समान लक्षणों की संख्या कम होती जाती है। आपने बिल्कुल सही निष्कर्ष निकाला। जाति के स्तर पर जीवों में सबसे ज्यादा समानता होती है और जगत के स्तर पर समानताएं बहुत ही सामान्य रह जाती हैं। जैसे एक इंसान और एक मक्खी, दोनों जंतु जगत में हैं। हाँ, क्यों? क्योंकि दोनों ही दूसरों को खाकर ऊर्जा लेते हैं और दोनों की कोशिकाओं में सेल वॉल नहीं होती। बस इतनी मोटी मोटी समानता है। हमारे स्रोत में दी गई तालिका में इंसान और घरेलू मक्खी का वर्गीकरण दिखाया गया है, जो इस अंतर को बहुत साफ करता है। हाँ, वो एक बेहतरीन उदाहरण है। इंसान होमोसेपियंस और घरेलू मक्खी मस्का डोमेस्टिका, दोनों किंगडम एनिमेलिया में हैं। लेकिन उसके बाद उनके रास्ते पूरी तरह अलग हो जाते हैं। कैसे? हमारा संग कॉर्डेटा है क्योंकि हमारी रीढ़ की हड्डी है। मक्खी का संग आर्थ्रोपोडा है क्योंकि उसका शरीर खंडों में बटा है और भारी कंकाल है। हम प्राइमेट्स गण में हैं, बंदरों के साथ, जबकि मक्खी डिप्टेरा गण में है। तो ये हायरार्की हमें ठीक-ठीक बताती है कि कौन सा जीव विकास की राह में किससे कितना करीबी या दूर का रिश्तेदार है। बिल्कुल। तो आज की इस गहरी पड़ताल का सार ये है कि पृथ्वी पर जीवन की इस अविश्वसनीय विविधता को समझने के लिए वैज्ञानिकों ने सिर्फ एक लिस्ट नहीं, बल्कि एक तार्किक संबंधों पर आधारित सिस्टम बनाया है। बिल्कुल, ये सिस्टम टैक्सोनॉमी, प्रकृति की विशाल लाइब्रेरी की कैटलॉगिंग करने जैसा है। द्विपद नाम पद्धति हर किताब यानी हर प्रजाति को एक यूनिक कॉल नंबर देती है और टैक्सोनॉमिक हायरार्की बताती है कि उस किताब को लाइब्रेरी के किस अलमारी के किस शेल्फ पर रखना है। बिल्कुल सही, ताकि हमें पता चले कि वो किन दूसरी किताबों से संबंधित है। इस चर्चा को खत्म करने से पहले स्रोत में एक बात है जो दिमाग में घूम रही है। हम 17-18 लाख प्रजातियों को जानते हैं, लेकिन अनुमान है कि करोड़ों प्रजातियां अभी भी अज्ञात हैं। हाँ, और हर साल हजारों नई प्रजातियों की खोज होती है। और ये बात एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करती है। ये जो वर्गीकरण प्रणाली हमने आज समझी है, ये कोई अंतिम किताब नहीं है, बल्कि एक लगातार विकसित होने वाला ढांचा है। हर नई प्रजाति की खोज इस ढांचे में एक नया टुकड़ा जोड़ती है या कभी-कभी पुराने टुकड़ों को हिला भी देती है। तो यहाँ श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात यह है, जैसे जैसे हम नई टेक्नोलॉजी जैसे डीएनए सीक्वेंसिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम सिर्फ जंगलों और समंदरों में ही नई प्रजातियां नहीं खोज रहे। हम ये भी पा रहे हैं कि जिसे हम आज तक एक प्रजाति समझते थे, वो असल में जेनेटिक स्तर पर 2 या 3 अलग-अलग प्रजातियां हैं। एग्जैक्टली। तो ये नया और शक्तिशाली सुराग हमारे जासूसी के इस खेल को कैसे बदल रहा है? जीवन के इस विशाल वृक्ष के बारे में हमारी समझ भविष्य में और कितनी बदल सकती है?